वास्तव में अगर कोई कानून और कोई व्यवस्था हम समाज के लिए बना रहे हैं और समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उस व्यवस्था का क्या मतलब है? कोई भी कानून मनुष्य से ऊपर नहीं हो सकता है। कानून मनुष्य के लिए है, मनुष्य कानून के लिए नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये किसी एजेंट के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो मैं कहता हूं कि उस एजेंट ने भारत के कल्याण के लिए एक बहुत ही उचित समय पे एक उचित प्रश्न पूछा है, जिसके जवाब देने के लिए पूरे देश को खड़ा होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि उनका प्रश्न गलत है, लेकिन उस गलत प्रश्न को गलत सिद्ध करने की भी तो आवश्यकता होनी चाहिए। किसी प्रश्न को खारिज कर देने से प्रश्न नहीं मर जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसका उत्तर देने की तलाश की जाए। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, लेकिन युद्ध का भी फैसला अंततः बैठकर मेज पे ही होता है। बात से ही युद्ध भी समाप्त होते हैं। हेजीमनी का स्ट्रक्चर होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो बड़े लोगों की संरचना होती है, जो पावरफुल लोग होते हैं उसकी संरचना होती है। वो जो पावरफुल लोग हैं उसकी संरचना ही ऐसी होती है, वो आपको कमज़ोर लोगों को ऐसे ही खारिज कर देता है। क्या कोई किसी देश का एजेंट आपसे सही प्रश्न पूछे तो आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि आपका उत्तर दें? ये जो एलिट क्लास के द्वारा सामने के कमज़ोर तबके और बेरोजगार लोगों को देखने की जो मानसिकता है, वो बहुत गंदी मानसिकता है। और इसी वजह से वो एक आपको जवाबदेही निभानी पड़ती है। आप राजा नहीं हैं, राजतंत्र आपका नहीं है, आप बंदूक की नोक पे कहीं नहीं आए हैं, आप मतदान के माध्यम से आए हैं, आपको जनता ने चुना है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जो लोग आज वांगचुक जी के आंदोलन को इतना खारिज कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने ही इसके पहले अन्ना हजारे के आंदोलन का फ़ायदा नहीं उठाया है? चाहे वो सामने में आप पार्टी जरूर आई और उसने उसका फ़ायदा डायरेक्टली लिया, लेकिन इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह के खिलाफ जो एक माहौल बना, उसका फ़ायदा केंद्रीय स्तर पे किसको मिला? कोई भी व्यवस्था फूल प्रूफ नहीं हो सकती है। इस जीवन में, इस दुनिया में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जो हमेशा के लिए रहेगी। सीधे तौर पे कहा गया है कि दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है चेंज। बिना प्रश्नों के तो प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता है। और इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपोजिशन होता है, इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मीडिया होती है, इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और भी ऐसे तंत्र है जिसके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और उत्तर की तलाश की जाती रहती है। वो शिक्षा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अभी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज बन गई है। शिक्षा भी लाभ कमाने का एक जरिया बन गई है। ये भी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के सिद्धांत पे काम कर रही है। इसमें भी अब शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो समझते हैं कि इसमें इतना इन्वेस्ट करो, इससे इतना प्राप्त करो। नीट का जो पेपर लीक होता है वह ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई मेरा अपना रिश्तेदार परीक्षा दे रहा है तो चलो थोड़ी मदद कर देते हैं। वो एक बिजनेस है कि इसमें इतना पैसा लगाएंगे तो रातों रात इतना कमाएंगे। हम अपने सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बाधा आती है तो यह मान कर चलें कि प्रकृति आपको इसके लिए एक बेहतर अवसर देने का भी प्रयास कर रही है। अंत में मैं एक बात चार्ली चैपलिन की कहना चाहूँगा। चार्ली चैपलिन जो बहुत बड़े हास्य अभिनेता हुए हैं दुनिया भर के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। लद्दाख की जमीन, वहां के पर्यावरण और छठी अनुसूची के लिए यानी 6th शेड्यूल के लिए अपनी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं और लगभग महीने कह सकते हैं, महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका यह आंदोलन देश की सबसे बड़ी नीतिगत मुद्दा बन चुका है। उन्होंने यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर में एक ऐतिहासिक 21 दिनों का उपवास भी रखा है। अब ये लड़ाई केवल लद्दाख के लिए नहीं है, बल्कि हिमालय के अस्तित्व और वहाँ के आने वाले पीढ़ियों की भविष्य के लिए है। सरकार की नीतियों से नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों और वहाँ के पर्यावरण की जो गंभीर परेशानी है, आप इस चीज को एक बौद्धिक और एक्सपर्ट की नजरिए से समझ सकते हैं, राजनीतिक चश्मे से तो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो इस पूरे मामले को निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर साहब। आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आपकी योग्यता जानना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर भवेश चंद्र पांडे मुंगेर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मुंगेर विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय अध्यक्ष भी हूँ। मैंने अंग्रेजी साहित्य में MA और PhD प्राप्त किया है और मेरा शिक्षण अनुभव लगभग 30 वर्षों का है। सबसे पहले हमारा जो वीडियो है सर, देश में सब लोग देखते हैं, हम चाहेंगे कि सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सा आप उनके बारे में पास्ट प्रेजेंट थोड़ा सा बताने का। सबसे पहले जो आपने प्रारंभ में परिचय में अपनी ओर से बताया, उसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो वर्तमान आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, उस पे लद्दाख के विषय के अतिरिक्त एक प्रमुख विषय
सामने है वो है नीट परीक्षा में हुई धांधली के कारण परीक्षाओं की शुचिता पर विचार करने के लिए जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफ़ा मांगने की बात हो रही है। और तब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि सोनम वांगचुक की आखिर अहमियत क्या है और क्यों सोनम वांगचुक को आज सुना जाना चाहिए। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसके पहले कि मैं उनके बारे में विशेष जानकारी दूँ आपको, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के भी विभिन्न वीडियोस के माध्यम से एक बात दुष्प्रचारित की जा रही है कि सोनम वांगचुक किसी खास देश के और किसी खास प्रकार की नीति के या किसी मत के एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस बात को समझने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ही गलत और भ्रामक प्रचार है। और जो शासन में बैठे लोग होते हैं ये उनके हथकंडे हैं कि जब भी आप किसी वाजिब मांग की बात करेंगे तो वो इसी प्रकार के हथकंडे अपना करके आपको अपना खारिज करने का प्रयास करते हैं। अब हम आते हैं कि सोनम वांगचुक की अहमियत क्या है। हम जानते हैं कि सोनम वांगचुक ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सुधार, खासतौर से लद्दाख में शिक्षा सुधार के क्षेत्र में, और पर्यावरण को जो सस्टेनेबिलिटी होती है, सततीय विकास जिसकी बात करते हैं, उसके क्षेत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कि पानी की क्राइसिस हो जाती है गर्मियों के दिनों में, वहाँ पे उन्होंने एक विशेष व्यवस्था की है जिसको हम लोग कहते हैं आइस स्तूप, यानी बर्फ़ को जो जाड़े, हाँ, एक कृत्रिम ग्लेशियर बना करके वो काम करते हैं। वो बर्फ़ का एक बड़ा सा स्टॉक जमा करते हैं जो गर्मियों के दिनों में पिघलता है और उससे फिर शुद्ध पानी या फिर सिंचाई के लिए भी पानी लोगों को मिलता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग है जिसके कारण से वहाँ लद्दाख का जीवन काफ़ी सुधरा है। लद्दाख के लिए वो राजनीतिक स्तर पर भी मांगें करते रहे हैं। और इसके अलावे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में भी कुछ लर्निंग वाइल अर्निंग जैसी व्यवहारिक जानकारी संबंधी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिससे कि लद्दाख का जीवन बदल रहा है। और इन्हीं उनकी उपलब्धियों के कारण से, इन्हीं ये गैर पारंपरिक सोच के कारण से उनको विश्व स्तर पर पहचाना गया। और आप सभी जानते हैं कि उनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ऐसे मकान बनाए जाड़े ठंडे प्रदेश में जो काफ़ी गर्म रहते हैं, और फिर इस प्रकार के टेंट्स उन्होंने डिज़ाइन किए जो सेना सोलर पावर से कंट्रोल्ड होते हैं, और सेना जहाँ ठंडे प्रदेशों में रहती है वहाँ पे काम करने के लिए इस प्रकार के टेंट्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जिससे एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो देश सेवा भी कर रहे हैं। तो आज के समय में भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, और हम सभी जानते हैं कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत हो गया चीन को पीछे करके, तो यहाँ पे अगर हम शिक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा कैसी हो और परीक्षाएं कैसी हों और पर्यावरण यहाँ का कैसा हो, इस पे अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम देश को धीरे धीरे खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए ये जो आंदोलन है सोनम वांगचुक का आंदोलन, भले ही इसके पीछे कोई एक प्लानिंग नहीं हो, बहुत सुनियोजित तरीके से ये नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसी मांग है जिसके बारे में हर देशवासी को सोचने की आवश्यकता है। ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन बिना कुछ खाए जीवित रह सकता है? अब वह तो कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कई लोग वर्षों भी जिए हैं। मेडिकल साइंस क्या? लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से 20 दिन का समय काफ़ी होता है। जो अब 20 तारीख को जो उनका संसद मार्च होने की योजना थी, उसके पहले ही उनका लगभग 20 दिनों का पूरा हो गया है। आज तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी का 21 या 22 दिन हो गया है, तो ये काफ़ी है उनके लिए। ठीक है, वो सस्टेन कर पा रहे हैं अभी तक। हालांकि उनकी पत्नी का भी बयान आया है कि उनके जो वाइटल्स हैं अभी ठीक ठाक हैं, और एक प्रकार से उनको में भी गिरावट आया है कहा गया है पोटेशियम की, वो जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो कोई रिपोर्ट वो दिखा नहीं रहे हैं, रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं। अगर वो इतने दिनों के बाद थोड़ी बहुत गिरावट आई है तो हो सकता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनको का कहीं ना कहीं कम होना बॉडी में, ये तो कहीं ना कहीं सर ये एक तरह से बहुत ही खतरे का निशान है सर। 4.3% पोटासियम, उनकी पत्नी जिस तरह से गीतांजलि जी का कहना है कि 4.9% उसके बॉडी में कुछ दिन पहले था, अब अचानक से वो 2.9% हो चुकी है सर। और यहाँ तक कि उन्हें संदेह है इस रिपोर्ट पर, और वो बोल रही हैं कि मेरे कंसर्न के बिना कोई भी दवाई वगैरह उसे ना दिया जाए, और साथ ही उसे रिपोर्ट भी नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, इस प्रकार से रिपोर्ट का नहीं दिखाया जाना कहीं ना कहीं संदेह को पैदा करता है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संवाद की तो हमेशा व्यवस्था होनी चाहिए।
हम किसी व्यक्ति के प्रश्न को इस नाम पे खारिज नहीं कर सकते हैं कि वह किसी मत से प्रभावित है या किसी का एजेंट है, ये कह करके हम किसी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे देश में जब कसाब जैसा आतंकी पकड़ा जाता है तो उसको भी सुना जाता है, और ऐसा नहीं है कि उसको बीच चौराहे पर लेकर के गोली मार दी जाती है, उसको भी सुना जाता है। जो पूरी तरह से देशद्रोह की स्थिति थी, देश को तोड़ने की साजिश कर रहा था। अगर हम कसाब को सुन सकते हैं तो क्या हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक जी आंदोलन कर, क्या उनसे वार्तालाप नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके पहले संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, और जिसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी, उसकी शुरुआत भी ऐसे ही गुजरात में एक छात्र असंतोष से ही होती है। और हम ये महसूस करते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था का अंतिम निचोड़ होता है वो परीक्षा पद्धति है। परीक्षाओं के स्वास्थ्य पे तो अवश्य चिंता होनी चाहिए, वो स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय से लेकर के और जो प्रतियोगी परीक्षाएं सभी स्तर पे इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा कि जब नीट पे प्रश्न उठा तो इतनी मशक्क़त के बाद जब सरकार ने फिर दूसरी परीक्षा ली तो 200 से अधिक लोगों के बारे में पता चला कि वो उसके दूसरे के बदले दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे। तो ये जो तरीका है इसके बारे में सरकार को और समाज को सोचना होगा। हर आज बिहार जैसे प्रदेश में जब से बच्चा होश संभालता है तो हर अभिभावक के मन में यही चिंता होती है कि उसको उसका बस्ता कैसे हम की व्यवस्था कैसे करें, उसको पढ़ने की व्यवस्था करें। और हर व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य में को देखना चाहता है और उसको हर किसी को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब परीक्षाएं ही सही नहीं होंगी तो इस देश के युवाओं का क्या होगा? कितने युवा हम देखते हैं कि हताशा में, फ्रस्ट्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। एक बढ़ता हुआ युवा आत्महत्या करके मर जाए, ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। और इस संबंध में तो हर किसी को इस बात के लिए वांगचुक जी को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतने ज्वलंत प्रश्न पर इतना आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है। सोनम वांगचुक जो कि लगातार लद्दाख के लिए छठी अनुसूची यानी कि 6 शेड्यूल के लिए अपनी मांगों को लेकर जो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है, ये आम आदमी के लिए एक बहुत ही तकनीकी बात लगती है। आप एक बुद्धिजीवी हैं, एक प्रोफेसर होने के नाते आप इसे आसान भाषा में समझाइए कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं 6 शेड्यूल में जो कि सोनम वांगचुक को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है इसमें। सरल शब्दों में इसको समझें, इसके तकनीकी पहलुओं पे नहीं भी जाएं तो हम समझते हैं कि उसमें एक राज्य के रूप में जो स्वायत्तता होती है लद्दाख की, उस रूप में उसको व्यवस्थित करने के लिए उसको छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि लद्दाख का जो एक समुचित समय पे विकास हो सके। मुख्य रूप से यही बात है, उसकी तकनीकी पहलुओं पे हम बहुत ज़्यादा विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से यही है कि कैसे एक राज्य के रूप में उसका समुचित विकास हो पाए। बीते शनिवार को हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार प्रशासन की टीम, एक तो वो शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें कपड़े में ढक करके, और जिस तरह से उसे एम्बुलेंस में बिठाया गया, इस तरह से लग रहा है बहुत सारा कयास लगाए जा रहे हैं। टीवी न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि ये कौन सा तरीका, ये थोड़ा सा लग रहा है सर अजीब तरह भी लग रहा है और ये उचित तो नहीं लग रहा है। आप इसको अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से यह जो है आज इतना जब खुला हुआ समाज है, इतना सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, ऐसे ब्रॉड डे लाइट में इस प्रकार से करना, किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे प्रदर्शन के विरुद्ध किसी को जबरन उठा कर के ले जाना, वह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को संवाद के रास्ते से आगे आना चाहिए था, बनिस्बत इसके कि हम उसको जबरन उनके स्वास्थ्य की चिंता करें। एक संवेदना प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। कोई उनका प्रतिनिधि आता और उनके कहता कि ठीक है, आपकी जो मांग है हम इस पे फर्दर विचार करेंगे। और इसका एकमात्र रास्ता सिर्फ किसी मंत्री का इस्तीफ़ा देना ही नहीं होता है। सरकार उनके सामने आकर बता सकती थी कि हमने नीट को बेहतर करने के लिए या अन्य परीक्षाओं को बेहतर करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं और कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सामने आकर कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है। और प्रजातंत्र इसीलिए अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है क्योंकि उसमें प्रश्न पूछने की गुंजाइश रहती है। हो सकता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर न मिले, लेकिन प्रश्न पूछने की गुंजाइश वाला शासन होने के कारण ही ये प्रजातंत्र अच्छा शासन माना जाता है। इसलिए मैं तो इसके पक्ष में कतई नहीं हूँ कि उन्हें इस प्रकार से जबरन
सफ़ेद कपड़ों में ढक करके उठा करके ले जाने की आवश्यकता थी। आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार के स्तर का कोई प्रतिनिधि उनसे एक बात करता, इससे देश में एक मैसेज जाता कि चलिए एक तरफा बात नहीं चल रही है। हो सकता है कि उनका प्रश्न गलत है, लेकिन उस गलत प्रश्न को गलत सिद्ध करने की भी तो आवश्यकता होनी चाहिए। किसी प्रश्न को खारिज कर देने से प्रश्न नहीं मर जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसका उत्तर देने की तलाश की जाए। सोनम वांगचुक खुद एक इंजीनियर और इनोवेटर रहे हैं। उनका हमेशा से फोकस, हमेशा से जुड़ाव जो है शिक्षा और छात्रों पर रहा है। और जिस तरह से वो अभी सड़क पर अनशन कर रहे हैं, तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों और युवाओं पर क्या संदेश जाएगा? शैक्षणिक संस्थाओं में हो सकता है कि अभी जिस स्तर से अपील जानी चाहिए, जिस प्रकार से युवाओं को और भी आगे आकर के उनका समर्थन करना चाहिए, उस स्तर का समर्थन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः वो अभी भी युवाओं से अपने आप को उस तरीके से जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। लेकिन यह समझना चाहिए कि इस प्रश्न को अभी तक, जिस प्रश्न को वांगचुक स्वयं उठा रहे हैं, इस प्रश्न को किसी छात्र संगठन ने नहीं अभी तक उठाया था। वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप ऐसे समझें कि पूरी शिक्षा व्यवस्था लगातार 2 साल 3 साल जो भी कोर्स टाइम होता है, उसके पढ़ने का निष्कर्ष तो परीक्षा ही होती है। इसलिए जितने भी विश्वविद्यालय हैं और विद्यालय हैं, उनका अंतिम निष्कर्ष परीक्षा और फिर उसके बाद उसके आधार पर डिग्रियां देना होता है। और उसके पहले जो भी आप चरित्र निर्माण अन्य की बातें जो भी करें, लेकिन मूलतः आप परीक्षा के माध्यम से ही किसी का असेसमेंट करते हैं और उसी के आधार पे उसको डिग्रियां देते हैं। तो परीक्षा सही कैसे हो, ये सिर्फ नीट की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो स्कूल के स्तर की परीक्षाएं हों, चाहे वो कॉलेज के स्तर की परीक्षाएं हों, एक तो कि जो हमें जिस एबिलिटी की जांच हमें करनी चाहिए, उस तरह की एबिलिटी की जांच नहीं होती है। दूसरी बात है कि उसके परीक्षा प्रक्रिया में एक पेच हैं और कई बार परीक्षाएं सही नहीं हो पाती हैं। ऐसा किस प्रकार से संभव हो पाया? इसके पहले भी 2024 में नीट का रिजल्ट हुआ कि 700 अंक 100 से अधिक छात्रों को आ गया। ये तो इस प्रकार से होना ही दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही हैं। और ये कमी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कमी विभिन्न स्थानों पे है। इसलिए इस प्रश्न पे विचार अगर किया जा रहा है तो इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए। हाँ, अगर युवा का कुछ समय बर्बाद होता है तो अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंदोलन के लिए ऐसा समय बर्बाद करना गलत नहीं है। सर, लगातार बातचीत के सिलसिले चलते हैं, वायदे होते हैं, लेकिन मामला फिर वहीं अटक जाती है। तो आप एक बुद्धिजीवी हैं सर, तो आपके अनुसार क्या सबसे गतिरोध इस समस्या का ठोस समाधान होना चाहिए, जिस तरह से कि लद्दाख की भी समस्या हल हो जाए और वहाँ के सुरक्षा और विकास पर ही प्रभावित ना हो, और नीट की भी जो मामला है वो भी जो है सरकार उस चीज़ को समझे? देखिए, जैसा मैंने इसके पहले भी कहा कि किसी भी समस्या का समाधान दो तरफा संवाद से ही संभव होता है। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, लेकिन युद्ध का भी फैसला अंततः बैठकर मेज पे ही होता है। बात से ही युद्ध भी समाप्त होते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी प्रकार का गतिरोध पैदा हुआ है कि किसी ने, इसको अगर हम हठ भी मान लें, किसी ने अगर हठ भी किया है, तो हठ का भी समाधान यही होता है कि आप सामने से आकर के अपना पक्ष भी रखें। इस आंदोलन के दौरान क्या कभी किसी स्तर से सरकार भी सामने आकर अखबारों के माध्यम से ही या अन्य किसी माध्यम से ही उन्होंने बताने का प्रयास किया कि परीक्षा को ठीक करने के लिए हमने अमुक ऐसे कदम उठाए हैं और ऐसे कदम और भी उठाने के लिए जा रहे हैं? एक तरफा संवाद चल रहा है, एक तरफा हट चल रहा है। और इस तरह से अगर आगे भी व्यवस्था चलती रहती है तो ये हमारे लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के लिए भी ठीक नहीं है। अगर हम जो हमारे सिविल सोसाइटी है या जो हमारे सभी सांसद और अन्य प्रतिनिधि हैं, अगर उनके पास भी ये प्रश्न नहीं पहुंच पाते हैं सही तरीके से और वो जनता को कन्विंस करने के लिए सामने नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे एक प्रकार से जो प्रजातंत्र में हमारी आस्था है वो कमज़ोर होगी। इसलिए मैं इसका एक ही उत्तर मानता हूँ, एक ही जवाब मानता हूँ कि आप संवाद के लिए आगे आइए। आपने इसके पहले देखा होगा कि किसानों का आंदोलन लगातार चलता रहा और किसानों के आंदोलन में भी एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ लगा कि वार्ता के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक स्तर पर जाकर स्वयं प्रधानमंत्री को यह महसूस हुआ कि शायद वो किसानों को अपनी बात मनवाने में सक्षम नहीं है और उन्होंने बहुत साहसपूर्वक उस कानून को वापस लिया। वास्तव में अगर कोई कानून और कोई व्यवस्था हम समाज के लिए बना रहे हैं और समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उस व्यवस्था का क्या मतलब है? कोई भी कानून मनुष्य से ऊपर नहीं हो सकता है।
कानून मनुष्य के लिए है, मनुष्य कानून के लिए नहीं है। तो अगर हम ऐसा समझते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार के स्तर से कमियां हैं, तो सरकार को भी सामने आना चाहिए। और अगर किसी समाज ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया तो वो समाज मर जाता है। इसलिए इस समाज के जीवित होने का लक्षण है कि आज इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है, चाहे वो लद्दाख का प्रश्न हो, चाहे वो पर्यावरण का प्रश्न हो, चाहे वो शिक्षा की सामान्य व्यवस्था का प्रश्न हो। प्रश्न तो पूछे जाने चाहिए, और जो उसके जवाबदेह लोग हैं, ये जवाबदेही उनकी बनती है कि वो सामने आकर के इसके बारे में जनता को कन्विंस करें। सरकार के स्तर से अब तक कोई बयान नहीं आना, सरकार के स्तर से बिल्कुल इस प्रश्न को खारिज कर देना और इसको एक गंदे तरीके से उपस्थापित करने का जो प्रयत्न है वह भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सोनम वांगचुक का ये शांतिपूर्ण आंदोलन कहाँ तक आपके अनुसार सर सही है, क्योंकि आप भी उन्हीं के मिलते जुलते डिपार्टमेंट से हैं? देखिए, आंदोलन तो भारत में शांतिपूर्ण आंदोलन की बुनियाद महात्मा गांधी ने रखी है, और दुनिया के इतिहास में कई ऐसे देश हैं जहां शांतिपूर्ण आंदोलन की बजाय सीधे आर्म्ड प्रोटेस्ट हुए और हिंसक आंदोलन हुए, यहाँ तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे में भी हिंसा काफ़ी हुई। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से एक ऐसे शासक की चूल हिलाई जा सकती है जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक अकेला आदमी अपने आप को तपा करके एक वैचारिक क्रांति करने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार से किसी भी हिंसक आंदोलन से ज़्यादा अहिंसक आंदोलन कारगर होता है, क्योंकि वह हृदय परिवर्तन का आंदोलन होता है। इसलिए ये आशा की जा सकती है कि इस प्रकार के अनशन से, इस प्रकार की भूख हड़ताल से शासक जो वर्ग है हमारा, जो प्रशासन देख रहा है, जिसके सामने राष्ट्रवाद का ऊंचा उद्देश्य है, जो धर्म और एक प्रकार से उदारता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, एक वैसे शासन व्यवस्था के लिए यह बहुत ही उसके लिए एक और अच्छी बात हो जाती है, एक अच्छी सौगात हो जाती है यदि वो सामने आकर के बातचीत करता और समझता कि इस प्रश्न की वास्तविकता क्या है और क्या इस संबंध में आगे करने की आवश्यकता है। सर, एक पॉलिटिकल लीडर का आरोप है सोनम वांगचुक पे कि ये चाइना एजेंट है। सर, ये कहाँ तक सही है? मैंने इस प्रारंभ में ही आपको कहा था कि ये कोई भी शासन व्यवस्था जिसको विदेशी जो दार्शनिक लोग हैं उसको हेजीमोनी बोलते हैं। जो हेजीमोनी का स्ट्रक्चर है, उस हेजीमोनी का स्ट्रक्चर होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो बड़े लोगों की संरचना होती है, जो पावरफुल लोग होते हैं उसकी संरचना होती है। वो जो पावरफुल लोग हैं उसकी संरचना ही ऐसी होती है, वो आपको कमज़ोर लोगों को ऐसे ही खारिज कर देता है, ऐसे आंदोलनों को ऐसे ही खारिज कर दिया जाता है, उसको किसी न किसी से जोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि गाँव में भी, छोटी जगहों में भी, जो अगर कोई पिछड़े समाज का, दलित समाज का व्यक्ति कोई आंदोलन के लिए आगे बढ़ता है तो उसे बदनाम करके उसको खारिज कर दिया जाता है। ये उसे राह भटका दिया जाता है, वो एक डाइवर्ट करने की प्रक्रिया है। क्या कोई किसी देश का एजेंट आपसे सही प्रश्न पूछे तो आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि आपका उत्तर दें? मैंने आपको बताया कि इसी देश में जब कसाब का पक्ष सुना जा सकता है तो किसी देश का एजेंट है, उसके प्रश्न को आप नहीं सुनेंगे? आप उसके सामने एक संतोषजनक और एक कन्विंसिंग आंसर देश के सामने नहीं रखेंगे? ये बिल्कुल ही एक गलत सोच है, और इस मामले में मुझे लगता है कि सरकार में जो बैठे हुए बड़े लोग हैं उनको अंतर मंथन करने की आवश्यकता है। इससे उनके सभी किए हुए काम जो हैं, जो भी उन्होंने देश की प्रगति के लिए किया है, देश को मजबूत करने के लिए किया है, उसका महत्व बिल्कुल कमतर होता चला जा रहा है। एक पब्लिक में एक मैसेज चला जा रहा है। मैं एक चीज़ और गौर आपको करवाना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को जितने भी बड़े चैनल्स हैं उन्होंने कभी कवरेज नहीं किया है। ये जो प्रश्नों को दबाने की कोशिश हो रही है बड़े मीडिया घरानों के माध्यम से, यह बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है। क्या आप सच को बता भी नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है कोई किसी का एजेंट भी है, वो भी एक सच बोल सकता है। उस सच को भी का भी जवाब देने की आवश्यकता होनी चाहिए, उसको भी सामने लाने की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन आप शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, कभी भी आप 10 बजे तक खोल दें किसी भी बड़े टीवी चैनल पे, इसकी कोई कवरेज नहीं है। और ज़्यादा कदा कोई कवरेज आती है तो सिर्फ यही नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि ये अमुक का एजेंट है और ये अमुक है और इसकी गलत मंशा है। तो मंशा कौन तय करेगा? बिना बातचीत के हुए आप मंशा कैसे तय कर सकते हैं?
क्या कोई सही प्रश्न गलत आदमी नहीं पूछ सकता है? ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर वो गलत भी है तो क्या उसका प्रश्न, क्या परीक्षा का प्रश्न गलत है? तो इसमें अगर हम देख रहे हैं कि समाज का एक वर्ग इस नाम पे ही इसको खारिज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो प्रभावित वर्ग है उसको इस संबंध में आगे आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी स्तर पे कोई हिंसा होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंसा का बिल्कुल विरोधी हूँ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हृदय परिवर्तन के लिए मांग उठाना हम सब का हक है और हम सबको इसमें आगे आना चाहिए। अगर हम भारत को एक बहुत ही प्रगतिशील और बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही साफ़ सुथरा बनाने की आवश्यकता है। एक ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जहाँ शोध पे बल दिया जाए, जहाँ गुणवत्ता पे बल दिया जाए, और शोध और गुणवत्ता तभी अच्छी होगी जब हम उसकी टेस्टिंग सिस्टम अच्छा रखते हैं। अगर टेस्टिंग सिस्टम सही नहीं होगी तो हम सब कुछ करके भी वास्तविक उसका परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी को लगता है कि ये किसी एजेंट के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो मैं कहता हूं कि उस एजेंट ने भारत के कल्याण के लिए एक बहुत ही उचित समय पे एक उचित प्रश्न पूछा है, जिसके जवाब देने के लिए पूरे देश को खड़ा होने की आवश्यकता है। सर वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पे ही कॉकरोच पार्टी की भी धरना प्रदर्शन हो रही है, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं कि क्या ये धरना जो है किसी अदर पार्टी को लेकर के या फिर आरोप लगा रही है? इस पर थोड़ा सा खुलकर। यह बात भी काफ़ी चर्चा में है। हालांकि ये भी एक प्रकार का उसी प्रकार का नैरेटिव है जो मैंने आपको कहा कि एक जो पावरफुल लोग होते हैं ऐसे ही नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं। लेकिन चलिए इसको मान लेते हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे लोग खड़े हैं। हमारा ये कहना है कि कौन किसके पीछे खड़ा है ये हमें नहीं देखना चाहिए। हमारा देखना ये दायित्व बनता है कि जो भी जहाँ से भी पीछे खड़े होकर या सामने खड़े होकर के वो सवाल क्या उठा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि एक संसद की व्यवस्था हमारे यहाँ है। संसद में कभी बड़ी विपक्ष मजबूत होता है, कभी विपक्ष मजबूत नहीं होता है। कभी एक लोग भी कभी दिल्ली विधानसभा में बिल्कुल एक दो कैंडिडेट्स रहे, बाकी सभी लोग पक्ष में ही हो गए। तो क्या वो एक दो व्यक्ति अगर कोई सवाल उठाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं है? तो कॉकरोच जनता पार्टी तो ऐसे ही बायफ्लुक पैदा हो गई। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी। एक जस्टिस ने कह दिया कि ये जो हैं कॉकरोच की तरह से बेरोजगार लोग जो हैं उनको कुछ काम नहीं है, कुछ करने लगते हैं। ये भी एक कैसी मानसिकता है, कुत्सित मानसिकता है। जो एलिट क्लास है, जो अपने आप को समझता है कि मैं सुविधा संपन्न वर्ग हूँ, उसके सामने में हर आदमी कीड़े मकोड़े की तरह दिखता है। ये जो एलिट क्लास के द्वारा सामने के कमज़ोर तबके और बेरोजगार लोगों को देखने की जो मानसिकता है वो बहुत गंदी मानसिकता है। और इसी वजह से वो उसको किसी ने टेक किया, किसी ने उसको इनकैश करने की कोशिश की। बहुत ही रॉ है वो भी। कोई जो दीपके है वो भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा कि इसके सिवा कि वो कभी थोड़ा सा जुड़ा था, वो आप पार्टी से जुड़ा था। ठीक है, उसकी पॉलिटिकल छोटी सी बैकग्राउंड थी, लेकिन उसने इसको इनकैश करने की कोशिश की। उसने सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ किया और एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक संगठन बना है। इस संगठन के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है, ये बायफ्लुक पैदा हो गई। लेकिन अगर उसी की आड़ में लोग जुड़ रहे हैं तो उस जुड़ने को आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं रोक सकते हैं और रोकना भी नहीं चाहिए। चाहे उसके पीछे कोई भी शक्तियां क्यों नहीं हों, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। उसके रोकने के आपके तरीके होंगे। कोई व्यक्ति कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर ही अनशन पे बैठा है, वो हिंसक कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, वो एक जन जागरण करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती उसके अनशन को उठा करके ले जाएंगे? क्या यह सही है? वो दौर तब आता और जनता उसको समझ सकती जबकि हर प्रकार की वार्ता फेल हो जाती, उसके बाद भी हट जारी रहता है। आपने किसी स्तर पे उससे कोई बिहाइंड द कर्टेन भी कोई डायलॉग की बात कभी सामने आई है कि पर्दे के पीछे भी कोई निगोशिएशन चला है, किसी को समझने की बात हुई है? तो जवाबदेही कैसे तय होगी? आपने देखा कि इसी देश में स्वयं नीतीश कुमार, एक बार एक्सीडेंट होता है किसी ट्रेन का, वो जवाबदेही लेते हुए उसको इस्तीफ़ा कर देते हैं। अन्य लोग भी हुए जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। एक वाकया मैं इंग्लैंड का सुनाता हूँ कि वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मजाक में अपने दोस्त से कह दिया कि आज तक सिगरेट पी लो, कल से सिगरेट नहीं पी सकते हो। और इसके नाम पे अखबार वालों ने उसको क्लू मिल गया और उसने छाप दिया कि बजट में सिगरेट महंगा हो सकता है। और इस पॉइंट के आधार पे उस फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए रिज़ाइन किया। तो लोकतंत्र जो है वह एक व्यवस्था है जिसमें
आपको जवाबदेही निभानी पड़ती है। आप राजा नहीं हैं, राजतंत्र आपका नहीं है, आपके बंदूक की नोक पे कहीं नहीं आए, आप मतदान के माध्यम से आए हैं, आपको जनता ने चुना है। तो जनता अगर प्रश्न पूछती है, वह प्रश्न सही हो सकता है, वह प्रश्न गलत हो सकता है, उस प्रश्न का उत्तर देने के तरीके आपको समझने पड़ेंगे। और अगर उसको इस प्रकार से बहलाने की कोशिश होती है, उसको झुठलाने की कोशिश होती है, उसको खारिज करने की कोशिश होती है और दबाने की कोशिश होती है, तो वह निश्चित रूप से प्रजातंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, शासन में बैठे हुए लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि हमने अपना इतिहास देखा है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जब जयप्रकाश नारायण और अन्य लोगों ने पुलिस वालों से और सेना से भी कहा था कि आप असहयोग करें, तो वो इतनी तिलमिला गई कि उन्होंने इमरजेंसी देश में लागू किया और सब लोगों को बंद कर दिया। तो उसका दुष्परिणाम आपने देखा कि वो चुनाव में हारी और फिर बहुत ही बाद में जा कर के, चूँकि असंगठित तरीके से वो भी आंदोलन पैदा हुआ था, इसलिए जा कर के फिर वो वापस आती है और एक प्रकार से उन्होंने प्रायश्चित किया और फिर देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया। तो ऐसे ही अगर हमारे समक्ष प्रश्न उठते हैं तो उन प्रश्नों पे, और हम क्यों भूल जाते हैं कि जो लोग आज वांगचुक जी के आंदोलन को इतना खारिज कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने ही इसके पहले अन्ना हजारे के आंदोलन का फ़ायदा नहीं उठाया है? चाहे वो सामने में आप पार्टी जरूर आई और उसने उसका फ़ायदा डायरेक्टली लिया, लेकिन इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह के खिलाफ जो एक माहौल बना, उसका फ़ायदा केंद्रीय स्तर पे किसको मिला? इसलिए इस प्रकार के आंदोलन के महत्व को खारिज करने से नुकसान सरकार का होगा, जिसको खुद सरकार को समझने की आवश्यकता है। इस्तीफा देने के बाद क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था का जो विभाग है वो सुधर जाएंगे, या फिर इसमें और भी कोई चीज़ बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, किसी चीज़ का कोई स्थायी समाधान हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन पहली बात तो ये होगी कि इस्तीफा देने से एक जवाबदेही तय होगी। अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी तय होगी, इसके लिए इस्तीफे की आवश्यकता है। उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगा? किसी भी व्यवस्था में हमेशा एक संभावना बनी रहती है कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे, और इसीलिए समय समय पर उसमें करेक्शन किए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो संविधान जो इतनी बहस के बाद इतने विद्वानों ने बनाया, और अंबेडकर जैसे महान लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया, और उस व्यवस्था में भी कम से कम 100 से अधिक परिवर्तन किए गए हैं, 100 से अधिक संशोधन किए गए हैं। तो संशोधनों की संभावना कभी समाप्त नहीं होती है, और इसके लिए हमेशा बहस होती रहती है। इसलिए इसके लिए हमेशा संसद और विधानसभाओं में चर्चा होती रहती है। लेकिन अगर हम यह तय कर लें कि हम बदलेंगे ही नहीं, ये खतरनाक प्रवृत्ति है। ये जो प्रवृत्ति है कि हम बदलेंगे ही नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं, सुना जाना बहुत ज़रूरी है और बदलाव के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं हो सकती है। इस जीवन में, इस दुनिया में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जो हमेशा के लिए रहेगी। सीधे तौर पे कहा गया है कि दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है चेंज। चेंज तो होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। आज एक आप व्यवस्था बनाएंगे, कल उसके लिए लोग काट खोज लेंगे। और ये हमेशा बताया जाता है कि आपसे पुलिस व्यवस्था से ज़्यादा तेज होती है चोर की व्यवस्था। इसलिए कोई ना कोई उसमें लूप होल्स पैदा करने के लिए लोग आगे आएंगे, लेकिन यह मान करके कि चोर बहुत तेज होते हैं, हम पुलिस की व्यवस्था ना करें, ऐसे तो नहीं चलेगा। इसलिए ये जो डिमांड है वो एक अकाउंटेबिलिटी का डिमांड है। क्यों नहीं आखिर जवाबदेही तय होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो इसी बात को बताने के लिए सामने तो आना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक बार इनसे गलती हुई है, हमने इनको एक अवसर दिया है, और आइंदा इसमें अगर कोई बड़े परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे तो हम इनसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। क्या इतनी सी बात कहने के लिए सरकार सामने नहीं आ सकती है? मुख्य बात यह है कि क्या हम एक ऐसे शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ पर प्रश्न पूछना गुनाह होता जा रहा है? यह एक खतरनाक प्रवृत्ति, यदि ऐसा है तो। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में आज भी न्याय व्यवस्था है, इस देश में आज भी प्रजातंत्र जीवित है, हमारी संसद है, हमारी विधानसभाएं हैं। हमारे मन में ज़रूर एक अच्छी बात आएगी। हो सकता है कि जो शासन में लोग हैं उनके मन में भी एक सद्भाव जगे, और जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है उससे वो वापस जाएं और एक संवाद की प्रक्रिया स्थापित करें। संवाद से ही हम शासन चला सकते हैं। इस बात को जितना जल्दी समझा जाए उतना ही अच्छा है। बट एक चीज़ ये है ना सर कि लोकतंत्र में तो हमेशा ये है कि सर पावर से तो हमेशा ऑलवेज आस्क क्वेश्चन टू द पावर सर, ऑलवेज, हमेशा।
हाँ बिल्कुल, ताकत है, प्रश्न पूछना तो जरूरी है। बिना प्रश्नों के तो प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता है। और इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपोजिशन होता है, इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मीडिया होती है, इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और भी ऐसे तंत्र है जिसके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और उत्तर की तलाश की जाती रहती है। आज यह प्रश्न सोनम वांगचुक पूछ रहे हैं, कल यह प्रश्न हो सकता है कि कोई और पूछे, कोई तीसरा पूछे। और ये बात मानकर चलना चाहिए कि कोई शासन व्यवस्था भी स्थायी व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो जब समय की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और जब लोगों में एक प्रकार से उकताहट पैदा होगी तो जो परिवर्तन भी होता रहेगा। इसलिए इस आंदोलन को इस नज़रिए से भी देखने की आवश्यकता है और किसी भी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को सिर्फ आंदोलन जीवी कह के खारिज करने की जो मानसिकता है उससे अलग हटने की बहुत ज़रूरत है। सर आप भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या ये बता सकते हैं सर पेपर लीक क्यों होती है और इसका मुख्य कारण क्या है सर? क्या कुछ असामाजिक तत्व के कारण होती है या फिर इसमें कुछ आपके अनुसार कुछ सुधार करने की ज़रूरत है सर? आप अपना थोड़ा सजेशन रखें इसमें। देखिए, ये प्रश्न तो आपने अंत में पूछा है, लेकिन यह प्रश्न बहुत लाजमी प्रश्न है, पहले से इसको जानने की आवश्यकता है। शिक्षा जो मनुष्य के स्किल का साधन था, शिक्षा जो मनुष्य के मुक्ति का साधन था, शिक्षा जो मनुष्य के चरित्र निर्माण का साधन थी, वो शिक्षा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अभी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज बन गई है। शिक्षा भी लाभ कमाने का एक जरिया बन गई है। ये भी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के सिद्धांत पे काम कर रही है। इसमें भी अब शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो समझते हैं कि इसमें इतना इन्वेस्ट करो, इससे इतना प्राप्त करो। जितने भी स्कूल खोले जा रहे हैं उसमें समाज सेवा, मनुष्य निर्माण, ये सब बाहरी आवरण है। अंदर सिर्फ यह है कि हम जो पैसे लगा रहे हैं उससे हम पैसा कैसे बनाएंगे। और इसलिए आप देखें कि एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया है कोचिंग का। और दूसरी बात क्या है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि हम शिक्षा के माध्यम से नौकरियाँ प्राप्त करके ही जीवन यापन कर सकते हैं। और इसलिए जो बाज़ार है उसको पता है कि नौकरी की कीमत क्या है। एडमिशन के लिए, दाखिला के लिए या नौकरी के लिए किसी परीक्षा का महत्व क्या है, वो बाज़ार वाले लोग समझते हैं। इसलिए वहाँ पर भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का नेटवर्क चलता है कि अगर हम एक प्रश्न खरीदने के लिए 50 लाख रुपया खर्च करते हैं तो इससे हम रातों रात 50 करोड़ रुपया बना सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसी ने इसको इतना तूल दिया है और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आप सभी लोग संभवतः आपने नाम सुना होगा कि अपने ही बिहार में एक रंजीत डॉन नाम का व्यक्ति कभी पॉपुलर हुआ करता था। सुनने में आता है कि उसने अपने सभी परिवार के लोगों को डॉक्टर बना दिया। यहाँ तक कि वो जिसको भी चाहता था वो कहता था कि तुमको मैं डॉक्टर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको उस तकनीकी को, आज से मैं करीब करीब 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस सिस्टम को वो उस समय जानता था। तो इस प्रकार के लोग इस व्यवस्था में रहे हैं। ये कोई नया सिस्टम नहीं है और ये ऐसे ही चल रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मेकिंग का खेल चल रहा है और ये खेल शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों की नियुक्तियों तक में चल रहा है। तो जब ये व्यवस्था चलेगी तो नीट के पेपर लीक तो होते ही रहेंगे। नीट का जो पेपर लीक होता है वह ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई मेरा अपना रिश्तेदार परीक्षा दे रहा है तो चलो थोड़ी मदद कर देते हैं। वो एक बिजनेस है कि इसमें इतना पैसा लगाएंगे तो रातों रात इतना कमाएंगे। इसी व्यवस्था के तहत हो रहा है। और ये सिर्फ नीट तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और भी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे ये खेल चलता रहा है। लेकिन इसको पूरी तरह से हम खारिज नहीं कर सकते हैं। इसके उपाय सोचने चाहिए। हम उपाय सोच सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी सेना के माध्यम से, एयरफोर्स के माध्यम से प्रश्न जब पहुंचाया गया, दूसरा रास्ता ढूंढा गया कि दूसरे के बदले दूसरे की परीक्षा बैठाई जाए। इससे ये संभावनाएं बनी रहती हैं और सुधार की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। सुधार के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन लीक हो रहा है तो उसके पीछे वही जो प्रॉफिट मेकिंग आइडिया है वही चल रहा है। देश में बड़े बड़े परीक्षाओं से लेकर राज्य के भी
ऐसी ऐसी परीक्षाएं जिसकी पेपर लीक हो जाती है। नीट की पेपर जब लीक होती है तो कई ऐसे युवाओं हैं जो कि वो आत्महत्या कर लेती है सर। आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि युवाओं उन युवाओं का हिम्मत ना टूटे? युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन से बढ़कर कोई भी सफलता नहीं होती है। आपका मार्ग भले रोका जा सकता है, लेकिन आपका दूसरा मार्ग भी मिलेगा। कभी भी जीवन का अंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन है तभी सफलता है। इसलिए आत्महत्या के मार्ग पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। शासन में जो कमियां हैं वह ज़रूर दूर होंगी, इस विश्वास के साथ उन्हें परिश्रम करते रहना चाहिए और भविष्य के प्रति आशावान होना चाहिए, क्योंकि आस्था और विश्वास के बिना जीवन कभी भी जिया नहीं जा सकता है। इसलिए एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी असफलता के नाम पर अपने जीवन का अंत करना गलत है। इसको हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी शिक्षक इस बात को बच्चों को समझाएं कि देखो, लाखों की संख्या में छात्र बैठेंगे, उनमें से कुछ हज़ार ही सफल होंगे, बाकी असफल नहीं होंगे। लेकिन असफलता तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। किसी भी बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी परीक्षा दे रहे हैं वो असफल होते हैं या किसी कारण से परीक्षाओं प्रश्न पेपर लीक हो जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके जीवन का अंत है। आप विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं अब्दुल कलाम कि उन्होंने एक परीक्षा दी थी और उस परीक्षा में वो असफल हो गए और वो चले गए ऋषिकेश में, हरिद्वार में जाकर के उन्होंने अपने जीवन के अंत करने की बात सोच ली थी। एपीजे अब्दुल कलाम और हाँ, विंग्स ऑफ फायर में वो लिखते हैं। और फिर उनको वहाँ के एक महात्मा मिले और उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो और क्यों क्या कर रहे हो। और उन्होंने बताया कि यह मेरे जीवन, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मैंने काफ़ी परिश्रम किया था, मैंने वो परीक्षा दी थी और वो परीक्षा में मैं असफल हो गया, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम प्रकृति के योजना को नहीं जानते हो, तुम वापस जाओ, तुम्हारे लिए प्रकृति ने एक बड़ी योजना बना करके रखी है। और आप जानते हैं कि बाद में वो भारत के राष्ट्रपति बने। इसलिए हम अपने सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बाधा आती है तो यह मान कर चलें कि प्रकृति आपको इसके लिए एक बेहतर अवसर देने का भी प्रयास कर रही है। इसी भरोसे पे जीना होगा, क्योंकि जीवन जो है वह विसंगतियों से भरा हुआ जीवन है। किसी भी हम फ़ोटोज़ में देख लेते हैं, बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कितने ही उतार चढ़ाव हैं। जीवन को निकट से आप देखेंगे तो लगेगा कि उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों के साथ तालमेल बना करके ही चलना चाहिए। अंत में मैं एक बात चार्ली चैपलिन की कहना चाहूँगा। चार्ली चैपलिन जो बहुत बड़े हास्य अभिनेता हुए हैं दुनिया भर के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जीवन को जब भी आप क्लोजअप में देखते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। जीवन को बहुत दूर से देखने की आवश्यकता है। बहुत निकट होकर देखेंगे तो जीवन बहुत ही बदनुमा है, बहुत ही बदरंग है, लेकिन इसको दूर से देखेंगे तो ये सुंदर लगेगा। और दूर से देखने का मतलब यही है कि आप एक असफलता से अपने आप को तोड़िए नहीं। आप देखिए कि एक असफलता हुई है तो दूसरी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जितनी भी जानकारी दी और अपना जो कीमती समय हम लोगों को दिया, बहुत आभार है सर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने भी एक ज्वलंत प्रश्न पे हमें अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया है। मुझे लगता है कि एक पहलू समाज में जाना चाहिए और समाज को इससे लाभ होगा। धन्यवाद।